बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉलम्स लॉ। पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है सेकंड ईयर एफएससी के अंदर। कॉलम्स लॉ किस हवाले से है? ये 1678 के अंदर चार्ल्स कॉलम, एक साइंटिस्ट जिसने पहली दफ़ा दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स की मेजरमेंट की थी। ये फ़ोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है कि अगर चार्जेस सिमिलर होंगे तो फ़ोर्स रिपल्सिव होगी और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो ये फ़ोर्स अट्रैक्टिव होगी। साइन के हवाले से आपने ये ऑब्जेक्टिव याद रखनी है कि अगर फ़ोर्स का साइन, यानी ये जो कॉलम फ़ोर्स है कॉलम लॉ के हवाले से, अगर फ़ोर्स का साइन नेगेटिव आ रहा है तो ये अट्रैक्टिव होगी और अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो ये रिपल्सिव फ़ोर्स होगी। यानी कहीं भी फ़ोर्स पॉजिटिव दी हुई है तो समझ लें ये रिपल्सिव फ़ोर्स होगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कॉलम्स लॉ को, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, अगर आप ऑनलाइन कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप टॉपिक सुनते भी जाएं, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लॉ है हम इसकी पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यानी यहाँ एक लिमिटेशन, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि ये लॉ एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? ऐसे चार्ज जिनके दरमियान सेपरेशन, जिनके दरमियान फासला उनके साइज़ से ज़्यादा हो, यानी चार्ज दूर दूर हों। अगर चार्ज ज़्यादा करीब आ जाएंगे, इतना करीब आ जाएं कि उनके दरमियान फासला साइज़ से भी कम हो गया, तो वो पॉइंट चार्ज नहीं रहेंगे और उस पर कॉलम लॉ एप्लीकेबल भी नहीं होगा। तो इसलिए याद रखें, दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इस लॉ के दो हिस्से हैं, एक के फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला हिस्सा हो गया, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उन चार्जेस के दरमियान फासला के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ेगा तो फोर्स जो है अट्रैक्शन या रिपल्शन की वो कम होती जाएगी। अब इसको मैथमेटिकली अगर आपने लिखना है तो यहाँ पे मैंने देखें दो चार्जेस शो कर दिए Q1 Q2, तीन डायग्राम बनाई हैं। पहली दो डायग्राम सिमिलर चार्ज के लिए हैं और तीसरी डायग्राम अपोजिट चार्ज के लिए है, अनलाइक के लिए। तो सिमिलर चार्ज में मैंने एरो हेड बाहर की तरफ बनाए हैं, इसका मतलब ये रिपेल कर रहे हैं ये दोनों चार्जेस, और तीसरी डायग्राम में मैंने एरो हेड अंदर की तरफ बनाया है, इसका मतलब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिमिलर रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। तो लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 विद डिस्टेंस R बिटवीन देम। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनके दरमियान जो फासला है ये देखें डॉटेड से शो किया हुआ है, ये R है। तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होगी, फोर्स बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस कैन बी रिटन एज, वो हम इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट के दो हिस्से थे तो इसलिए हम मैथमेटिकली भी दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। एक होगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 यानी प्रोडक्ट के, और दूसरा है फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों पार्ट्स को अगर हम मिला लें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, F इज़ इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर एज इट इज़। तो कांस्टेंट को यहाँ पे हमने K से रिप्रेजेंट किया है, तो F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म कॉलम लॉ की। इसको हमने ये इस तरह से इक्वेशन 1 की फॉर्म में लिख दिया है कि F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर Q1 Q2 R स्क्वायर F के बारे में हमें पता है, K नई चीज़ है। तो इक्वेशन 1 इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ वेयर K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विद SI यूनिट
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ये यहीं से बनाएंगे। यानी आर स्क्वायर को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 Q2 बटे के नीचे आ जाएगा। एफ़ का यूनिट न्यूटन है और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के ऊपर Q1 Q2 क्योंकि बटे के नीचे आएगा तो कॉलम 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 स्क्वायर, तो कॉलम स्क्वायर का इन्वर्स हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर यूनिट आपने याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। अब के बारे में हमने क्या बताना है? सबसे पहले डिपेंडेंस ऑफ के यानी कॉलम कांस्टेंट दो चीज़ों पे है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दूसरा नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम यानी चार्जेस के दरमियान। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो आपको पता है कि एक CGS होता है, एक FPS होता है और एक यही SI जो जिसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है। तो जब आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब नेचर ऑफ मीडियम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई मीडियम हो ही ना, यानी फ्री स्पेस हो, फॉर फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के लिए, अगर चार्जेस वैक्यूम में हो, उनके दरमियान कुछ भी ना हो, तो फ्री स्पेस के लिए जो कॉलम कांस्टेंट है के, मैंने नीचे वैक्यूम लिख दिया है, उसका फार्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है। तो ये है कॉलम कांस्टेंट का फार्मूला। अच्छा जी, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, अब एप्सिलॉन नॉट नई चीज़ हो गई ना, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 और इसके जो यूनिट्स होंगे वो के यूनिट के उलट होंगे। यानी के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर था, इसका कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वैल्यू विद यूनिट्स आपने याद रखना है। तो इसको नाम क्या दिया जाता है? इसके दो नाम है, एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस याद रखिएगा और दूसरा इसका नाम है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट पाई 4 ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो मुझे के वैक्यूम के लिए मिल जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, यूनिट तो पहले बता दिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। एंड कॉलम फोर्स फॉर फ्री स्पेस, यानी अब अगर मुझे कॉलम फोर्स का फार्मूला लिखना है वो तो ये था F इज़ इक्वल टू इक्वेशन 1 में के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, लेकिन अब के की वैल्यू पुट करेंगे जब हम वैक्यूम के लिए के की वैल्यू यानी फार्मूला पुट करेंगे तो वो तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन 1 में अगर के की वैल्यू पुट करें तो वैक्यूम के लिए फोर्स बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे अगर कोई मीडियम आ जाए दो चार्जेस के दरमियान, वो मीडियम आमतौर पे अगर इंसुलेटर हो उसको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो फॉर मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कॉलम कांस्टेंट डिक्रीजेज बाय एप्सिलॉन आर। याद रखिए दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक कोई मीडियम आ जाए तो वहाँ पे कॉलम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो के मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट मैंने पहले बता दिया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी और इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 एंड यूनिटी ओनली फॉर वैक्यूम। इसकी वैल्यू जो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, लेकिन वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा एप्सिलॉन आर यानी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, इसके दो नाम हैं, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो अब जो फोर्स होगी कॉलम फोर्स मीडियम के लिए वो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे कॉलम फोर्स जो है आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो ये बटे के नीचे आ रहा है, तो इसीलिए अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ती है तो मीडियम के लिए फ़ोर्स कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखें फ़ोर्स मीडियम के लिए अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आ जाए तो वो कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी? एप्सिलॉन आर। स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर साइड में एक टेबल दी हुई है, उसमें आपने देखना है एप्सिलॉन आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा सबसे कम। जैसे एयर के लिए तो बुक मतलब टॉपिक के अंदर भी दी हुई है 1.0006 विद नो यूनिट, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है ये रेशो है फोर्स फॉर वैक्यूम टू फोर्स फॉर मीडियम। ये देखें ये
एफ एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू एफ वैक्यूम बटे एफ मीडियम, क्योंकि दो सिमिलर दो चीज़ों के दरमियान रेशो है, सो इट हैज़ नो यूनिट। अब कॉलम फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम फोर्स, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या चाहिए हमें? हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो अब हमें और क्या चाहिए? और हमें चाहिए डायरेक्शन। तो याद रखें जो कॉलम फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा उस लाइन के अलॉन्ग होगी जो इन चार्जेस को मिला रही है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉलम फोर्स इज़ ऑलवेज अ लाइन अलॉन्ग अ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस को जो मिला रही है। यहाँ पे देखें डायग्राम में, ये डायग्राम ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है, और इनके दरमियान ये मैंने डॉटेड वाली लाइन जो बनाई है ना, ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है दो चार्जेस। तो जो कॉलम फोर्स है यहाँ पे देखें एरो हेड मैंने इस लाइन के अलॉन्ग ही बनाया, ये देखें ये लाइन के अलॉन्ग, मैंने ऐसे हरगिज़ नहीं बनाया, ऐसे भी नहीं बनाया, बना ही सकते, क्योंकि लाइन ऑफ कॉलम फोर्स जो है वो इज़ अ लाइन अलॉन्ग जॉइनिंग द टू चार्जेस होगी। तो इसीलिए याद रखें ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉलम फोर्स। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हमें लिखने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमें यूनिट वेक्टर लगाना होता है। तो F इज़ इक्वल टू आ जाएगा के Q1 Q2 और आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गई, और आर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर पोजीशन यूनिट वेक्टर है, यानी पोजीशन उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कॉलम फोर्स की। वेयर के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड एंड आर यूनिट वेक्टर इज पोजीशन यूनिट वेक्टर अलॉन्ग अ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। उसके बाद है कॉलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल मतलब बाहम, ऐसा नहीं है कि Q1 Q2 पे लगा रहा है, Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो ये हमें प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ दो चार्जेस Q1 और Q2 ले लिए, उनके दरमियान सेपरेशन R है। Q1 पे लगने वाली फोर्स को मैंने F12 का नाम दिया है, और Q2 पे लगने वाली फोर्स को मैंने F21 का नाम दे दिया है। और Q1 पे लगने वाली फोर्स का पोजीशन वेक्टर जो है वो R12 है, पोजीशन यूनिट वेक्टर, और उसके लिए R21 है। तो एज शोन इन फिगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। F12 क्या शो कर रहा है? 1 2, ये 12 नहीं है, 1 का मतलब 1 पे लग रही है, 2 का मतलब 2 की वजह से लग रही है। तो इसको हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इसी तरह F21 को फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 लिखेंगे। तो अब इनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, F12 का फार्मूला क्या होगा? के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है ना ये सारा, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर R12 आ जाएगा। और जब आप F21 लिखेंगे तो इसके साथ यूनिट वेक्टर R21 आ जाएगा। तो इनको मैंने इक्वेशन 1 और 2 की फॉर्म में लिख दिया है। अब R12 और R21 को ज़रा गौर से देखें, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, यानी हैं तो दोनों यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो वैसे बराबर होती है। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए किस तरह हम इक्वेशन बनाते होते हैं कि दोनों को बराबर लिखेंगे विद नेगेटिव साइन। तो R12 ये वाला यूनिट वेक्टर, R21 ये वाला इक्वल है, और नफ़ी का मतलब है अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो अब अगर मैं R12 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, R12 की जगह क्या आ जाएगा? -R21। तो इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगी F12 के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इनटू -R21, यानी R12 की जगह -R21 लिख दिया। तो माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल दिया, बड़ी ब्रैकेट में मैंने लिख दिया बाकी सारी वैल्यूज़ के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इनटू R21। तो ये नफ़ी को छोड़ के बाकी सारा ये ज़रा गौर से देखें, ये किसका फार्मूला है? इक्वेशन 2 के मुताबिक ये तो F21 का है। तो F12 किसके बराबर आ गया? -F21। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉलम फोर्स है Q1 और Q2 पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसीलिए कॉलम फोर्स दोनों चार्जेस पे आपने उनकी वैल्यू नहीं देखनी कि एक बड़ा चार्ज एक छोटा है तो बड़े पे ज़्यादा फोर्स लगे छोटे पे कम लगे, हरगिज़ ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फोर्स है और इनकी रेशो 1:1 होगी, यानी दोनों चार्जेस पे फोर्स हमेशा बराबर होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो 1:1 आएगी कॉलम फोर्स। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर दूँ उस क्वेश्चन की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।